जब कोई शहर एक ही रात में समुद्र के नीचे चला जाए तो सवाल उठता है, क्या यह एक ही पल में ही हुआ या यह पहले से ही चली आ रही प्रक्रिया का अंतिम चरण था। द्वारका के साथ यही सबसे बड़ा भ्रम है। कुछ कथाएं इसे एक रात का विनाश बताती है, कुछ संकेत कुछ और ही कहानी कहती है। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप। पिछले अध्याय में हमने द्वारका के डूबने के अलग अलग तथ्यों के बारे में बातें की और आज के अध्याय में हम रहस्य के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां विज्ञान खुद सवाल पूछने लगता है। आज हम बातें करेंगे द्वारका के डूबने के वैज्ञानिक और ऐतिहासिक विश्लेषण के बारे में और इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। इतिहास घटना को याद रखता है, विज्ञान प्रक्रिया को समझता है। द्वारका के मामले में इतिहास कहता है नगर समुद्र में समा गया। विज्ञान पूछता है समुद्र ने ऐसा किस प्रक्रिया से किया। यहीं से एक नई परत खुलती है। आज का विज्ञान यह मानता है समुद्र स्थिर नहीं है, उसका तल लगातार बदलता रहता है, प्लेटें खिसकती रहती है, जमीन ऊपर नीचे होती है, जल स्तर बढ़ता घटता है। हजारों सालों में ये छोटे परिवर्तन बड़े परिणाम लाते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं द्वारका पहले ही खतरे की सीमा में थी। समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था। जो नगर समुद्र से जमीन लेकर बना हो वह इस बदलाव के प्रति सबसे संवेदनशील होता है। मतलब द्वारका पहले से ही कमज़ोर हो चुकी थी। कुछ क्षेत्रों में जमीन बिना टूटे नीचे बैठ जाती है। इसे सब्सिडेंस कहा जाता है। अगर नगर का आधार धीरे धीरे नीचे चला जाए और समुद्र का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठे तो विनाश अचानक दिख सकता है, भले ही प्रक्रिया धीमी रही हो। द्वारका में ऐसी संभावना पूरी तरह नकारी नहीं जा सकती। अब कहानी और विज्ञान यहाँ मिलते हैं। संभव है नगर पहले से कमज़ोर था, संरचनाएं दबाव में थी और फिर एक तीव्र घटना आई, भूकंपीय हलचल, समुद्र तल का विस्थापन या असामान्य लहरें। यह वही क्षण था जिसे लोगों ने एक रात का विनाश कहकर याद किया। मानव स्मृति धीरे धीरे होने वाली घटनाओं को सहेज नहीं पाती, वह अंतिम क्षण को पूरी कहानी बना देती है। इसलिए जो विनाश शायद वर्षों में तैयार हुआ था वह इतिहास में एक रात बन गया। समुद्र के भीतर जो संरचनाएं मिली है वे एक ही गहराई पर नहीं है, कुछ कम गहराई में है, कुछ और नीचे है। यह संकेत देता है नगर का हर हिस्सा एक साथ नहीं डूबा, कुछ भाग पहले गए, कुछ भाग बाद में डूबे। यह तथ्य धीरे धीरे डूबने के सिद्धांत को मजबूत करता है। अगर कोई शहर एक ही झटके में नष्ट होता तो संरचनाएं बिखरी हुई मिलती, लेकिन द्वारका में पत्थर कई जगह अपनी जगह पर हैं, दीवारें आंशिक रूप से खड़ी है। यह संकेत है यह पूर्ण विस्फोट नहीं बल्कि क्रमिक पतन था। अब एक महत्वपूर्ण समझ में आती है, कथाएं झूठी नहीं थी, वे अधूरी थीं। वह रात वास्तव में निर्णायक थी, लेकिन उस रात से पहले समुद्र अपना काम शुरू कर चुका था और उस रात के बाद उसने शेष काम पूरा किया। द्वारका किसी देवता के क्रोध से नहीं डूबी, वह प्रकृति के नियमों, समय के दबाव और मानवीय अनदेखी इन सब का संयुक्त परिणाम थी। यही बात इस कहानी को और गहरा बनाती है। अब हमारे सामने एक स्पष्ट चित्र है। द्वारका न तो केवल एक रात में डूबी, न ही सिर्फ धीरे धीरे, वह समय के साथ कमज़ोर हुई और एक निर्णायक क्षण में इतिहास से ओझल हो गई। लेकिन कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि समुद्र के नीचे अभी भी कुछ पड़ा है जो इस कहानी को सिर्फ कथा नहीं रहने देता। सदियों तक लोग कहते हैं द्वारका सिर्फ एक कथा है, क्योंकि कथा को नकारना आसान होता है लेकिन समुद्र के नीचे उतरना कठिन। और फिर एक दिन कुछ लोग वाकई नीचे उतरे। समुद्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है वह चीज़ों को नष्ट नहीं करता, वह उन्हें छुपा देता है। रेत की परतें धीरे धीरे जमने लगती है, पानी सब कुछ ढक लेता है, लेकिन पत्थर वहीं रह जाते हैं और पत्थर झूठ नहीं बोलते। जब आधुनिक उपकरणों से गुजरात के तट के पास समुद्र तल का सर्वे किया गया तो स्क्रीन पर कुछ अजीब उभरा, सीधी रेखाएं, कोण, समरूप आकृतियां। प्रकृति ऐसी आकृतियां बहुत कम बनाती है। यहीं से एक पुराना सवाल फिर से जाग उठा, क्या समुद्र के नीचे वाकई कोई नगर है? जब गोताखोर गहराई में उतरे तो उन्होंने रेत हटाई और उसके नीचे पत्थर, साधारण चट्टानें नहीं, तराशे हुए खंड, एक दूसरे से जुड़े हुए ब्लॉक, सीधी कतारें। यह प्राकृतिक बिखराव नहीं था, यह निर्माण था। कुछ स्थानों पर पत्थर की दीवारें अब भी अपनी स्थिति में थी। समुद्र ने उन्हें तोड़ा नहीं, बस उनके ऊपर पानी चढ़ा दिया। अगर यह एक विस्फोटक विनाश होता तो ये दीवारें ऐसी खड़ी नहीं मिलती। यह खोज धीरे धीरे डूबने के सिद्धांत को और मजबूत करती है।
सबसे चौंकाने वाली खोज पत्थर से बनी विशाल संरचनाएं जो बंदरगाह जैसी थी। वे समुद्र की ओर खुलती थी, जहाज़ों के लगने लायक थी, सामान्य नावों से कहीं बड़ी थी। यह एक खोज एक सवाल खड़ा करती है, क्या इतना बड़ा समुद्री ढांचा सिर्फ कल्पना हो सकता है? समुद्र के नीचे मिले अवशेष एक समान गहराई पर नहीं है, कुछ कम नीचे हैं और कुछ अधिक गहराई में। इसका अर्थ नगर के हिस्से अलग अलग समय पर समुद्र में डूबे हैं। यह खोज एक रात का अंत वाले विचार को और जटिल बना देती है। कुछ पत्थर बिना किसी आधुनिक बाइंडिंग के जुड़े हुए हैं, फिर भी वे सदियों से लहरों का दबाव सहते आए हैं। यह आदिम निर्माण नहीं था, यह अनुभव और गणना से तैयार की गई व्यवस्था थी। अब तक इतिहासकार कहते थे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं इस वाक्य को कमज़ोर करने लगी। अब प्रश्न बदल गया है। पहले पूछा जाता था क्या द्वारका थी, अब पूछा जाने लगा है यह द्वारका ही क्यों न हो। विज्ञान जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं देता। वह कहता है यह मानव निर्मित है, लेकिन यह भी जोड़ता है इसे निश्चित रूप से उसी द्वारका से जोड़ना और प्रमाण मांगता है, और यही सावधानी इसे खोज की और विश्वसनीय बनाती है। अगर द्वारका सिर्फ एक कहानी होती तो समुद्र के नीचे इतनी सुव्यवस्थित संरचनाएं नहीं मिलती। यह खोज यह सिद्ध नहीं करती कि हर विवरण सही था, लेकिन यह जरूर दिखाती है कुछ तो था, कुछ ऐसा जो भुलाया गया हो, मिटाया नहीं गया। जब समुद्र के नीचे पत्थर मिले तो बहस शुरू हो गई, लेकिन यह बहस नई प्रमाणों की नहीं थी, यह बहस थी व्याख्या की। इतिहास साक्ष्य चाहता है, लिखित प्रमाण, दिनांक, निरंतर संदर्भ। इतिहास का नियम कठोर है, जब तक सबूत एक दूसरे से न जुड़ जाए तब तक स्वीकार मत करो। इसलिए कई इतिहासकार कहते हैं समुद्र के नीचे संरचनाएं मानव निर्मित हो सकती है, लेकिन यह सिद्ध नहीं कि वे वही नगर हैं जिनका वर्ण हमारे ग्रंथों में है। यह सावधानी इतिहास की ताकत है। विज्ञान क्या देखता है? विज्ञान कथा नहीं देखता, वह पैटर्न देखता है। संरचना का आकार, पत्थरों की स्थिति, गहराइयों का वितरण, समुद्री जमाव। विज्ञान यही नहीं पूछता यह किसकी कहानी है, वह पूछता है यह कैसे बना। और जब विज्ञान कहता है यह प्राकृतिक नहीं लगता, तो वह एक दरवाज़ा खोल देता है। आस्था साक्ष्य नहीं मांगती, वह स्मृति मांगती है। पीढ़ियों से लोगों ने कहा द्वारका समुद्र में डूबी है। जब विज्ञान और इतिहास असहमति में हो तो आस्था अक्सर तीसरा कोण बना जाती है, लेकिन आस्था निष्कर्ष नहीं दे पाती, वह प्रेरणा देती है। तीनों का टकराव अब दृश्य स्पष्ट है। इतिहास कहता है सावधान रहो, विज्ञान कहता है देखो यह असामान्य है। परंपरा कहती है हम यह पहले से ही जानते थे। समस्या यह नहीं कि कौन सही है, समस्या यह है कि तीनों अलग भाषा बोलते हैं। यही नगर अब केवल एक स्थान नहीं रहा, यह बन गया है एकाडेमिक अध्ययन, समुद्री अनुसंधान, सांस्कृतिक स्मृति। हर वर्ग इसे अपने तरीके से देखता है, और शायद यही कारण है कि इस पर सहमति आज तक नहीं बन पाई। इतिहास में बहुत से नगर बिना नाम के मिलते हैं, कुछ को बाद में पहचान मिलती है, कुछ हमेशा अनजान रहते हैं। द्वारका के मामले में यह प्रमाण है, लेकिन नाम पर विवाद है, और नाम इतिहास में बहुत भारी होता है। यहाँ एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या सच हमेशा एक ही होता है, या क्या सच समय के साथ अलग अलग रूप ले लेता है? संभव है समुद्र के नीचे मिला नगर वही हो जिसे कथाओं ने अपने शब्द दिए, और यह भी संभव है कथा ने किसी वास्तविक नगर को प्रतीक बना दिया हो। दोनों स्थितियों में कुछ न कुछ वास्तविक था, क्योंकि समुद्र अपनी सारी परतें एक साथ नहीं खोलता, क्योंकि इतिहास कभी अनुमान पर हस्ताक्षर नहीं करता, और क्योंकि आस्था प्रमाण की प्रतीक्षा नहीं करती। इसलिए यह बहस जीवित रहेगी। अब तक हम यह समझ चुके हैं द्वारका का रहस्य सिर्फ इस बात में नहीं कि वह डूबी या नहीं, रहस्य इसमें है कि हम सच को कैसे परिभाषित करते हैं। और शायद सबसे ईमानदार उत्तर यही है, यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जब कोई कहानी पूरी हो जाती है तो वह किताब बन जाती है, लेकिन जब कोई कहानी खुद सवाल छोड़ जाए तो वह स्मृति बन जाती है। द्वारका कभी सिर्फ एक नगर ही नहीं थी, और उसका डूबना कभी सिर्फ एक दुर्घटना ही नहीं था। इतिहास में कई नगर नष्ट हुए हैं, कुछ आग में जले हैं, कुछ युद्ध में घिरे, कुछ समय में मिट गए, लेकिन द्वारका नष्ट नहीं हुई, वह दृश्य से अदृश्य हो गई। जहाँ कभी सड़कें थी वहाँ अब जल है, जहाँ कभी दीप जलते थे वहाँ अब लहरें हैं। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि द्वारका समाप्त हो गई, या फिर उसने अपने रूप को बदला है?
जो पत्थर आज भी समुद्र के नीचे पड़े हैं, वे किसी को चुनौती नहीं देते। वे चुपचाप अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। वे ये नहीं कहते हम यहीं हैं, वे सिर्फ यह कहते हैं हम थे, और कभी कभी इतना ही पर्याप्त होता है। द्वारका हमें यह नहीं सिखाती कि प्रकृति से कैसे लड़ा जाए, वह सिखाती है कि प्रकृति को कितने समय तक समझा जा सकता है। यह नगर तकनीक से बना, बुद्धि से चली और संतुलन से टिका, लेकिन जब संतुलन बदला तो समुद्र ने अपना हिसाब पूरा किया। अक्सर पूछा जाता है, क्या यह दैवी क्रोध था? लेकिन शायद यह दंड नहीं था, यह नियम था, प्रकृति के नियम, जो किसी के लिए नरम नहीं होते। द्वारका इस नियम का अपवाद नहीं था। आज भी हम समुद्र से ज़मीन लेते हैं, आज भी हम तकनीक पर भरोसा करते हैं, आज भी हम संकेतों को असुविधा कहकर टाल देते हैं। द्वारका कोई प्राचीन चेतावनी नहीं है, वह वर्तमान का आईना है। शायद इतिहास कभी पूरी पुष्टि न करे, शायद विज्ञान अभी भी प्रश्न पूछता रहे, लेकिन स्मृतियाँ पीढ़ियों से एक ही बात कहती रही है। एक नगर था जो समुद्र में समा गया, और जब इतनी लंबी स्मृति किसी बात को थामे रखे तो उसे नज़रअंदाज करना भी एक चुनाव होता है। क्योंकि समुद्र अपना सब कुछ एक साथ वापस नहीं देता, क्योंकि कुछ रहस्य सुलझने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं, और द्वारका ऐसा ही एक रहस्य है। कल्पना कीजिए, आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, लहरें आपके पैरों को छूती, और कहीं गहराई में एक नगर अभी भी मौजूद है, न आवाज़ में, न रोशनी में, बल्कि एक स्मृति में। द्वारका आज भी डूबी हुई नहीं है, वह हमारी नज़रों से ओझल है। जो सभ्यताएं प्रकृति को भूल जाती है, वे मिटती नहीं है, वे यादें बन जाती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो इतिहास और रहस्य में रुचि रखते हैं। और ऐसे ही गहरी, रहस्यमय, हिस्टोरिकल, स्पिरिचुअल कहानियों के लिए स्टोरी यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को पूरा देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।